अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में हुकूमत को आए अभी 6 माह हुए हैं कि जाने की बातें शुरू होने लगी हैं। बढ़ते सियासी और मुआशी बहरान में शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ये ख़ुद भी कंफ्यूज लग रही है। हर गुज़रते दिन के साथ इक़्तिदार पर इनकी जो गिरफ्त है वो मजबूत होने की बजाय लगता है कि कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि ख़ुद भी जाने की बातें इनके हलकों में हो रही हैं। अब तो न्यूट्रल समझे जाने वाले सीनियर सियासतदान और हमेशा से सबको जोड़कर मिलकर बैठकर इकट्ठा बिठाने की कोशिश करने वाले दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें हुकूमत का कोई मुस्तकबिल ही नज़र नहीं आ रहा है। ये तेज़ी से अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है। दुरानी साहब का ये भी मानना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि उन्होंने सिर्फ वज़ारत उज़्मा का बैज लगाया हुआ है। वो हैरत अंगेज़ तौर पर एक और दावा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 1 साल के अंदर अंदर नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। वो ये समझते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात भी होंगे, उनको जेल से रिहाई भी मिलेगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सब कैसे होगा, किन से डायलॉग कामयाब होंगे, कैसे ये सब मुमकिन होगा। पिछले दिनों मोहम्मद अली दुरानी ने अपोजिशन जमातों को इशाइये पे बुलाया, जिसमें मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने शिरकत की थी। यहाँ पर फॉर्म 45, 47 के फ़र्क समेत जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई जैसे जो संगीन मामलात हैं, बड़े मामलात हैं, इन पर बात हुई, जिस पर सवालात भी उठे कि क्या दुरानी साहब जो हैं किसी के कहने पर अब अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सवाल भी उठ रहे हैं। जहां हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं, वहीं पर टेक्नोक्रेट हुकूमत के आने की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हालिया दिनों में महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान में एक बार फिर कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट की बहस को छेड़ा। उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम सियासी जमातें एक चार्टर साइन करें और कुछ अरसे के लिए कौमी हुकूमत बनाकर फिर शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। माजी करीब में इलेक्शन से पहले ऐसा ही ख्याल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी पेश किया था कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में मौजूदा हालात जो हैं वो कौमी हुकूमत का तकाजा कर रहे हैं और हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में दुरानी साहब ने मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए कई फार्मूले भी पेश किए थे कि पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ फिर वही जिसका डर था। यानी सियासी लड़ाई के शोर शराबे में जो फ़हम की बात थी वो बहुत पीछे रह गई, जिसका नतीजा आज ये है कि तल्ख सियासी माहौल में होने वाले इंतखाबात को आज कोई मान ही नहीं रहा है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन कि हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, हमें तो लाकर बिठाया गया है। ये हाल है इस हुकूमत का। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को दीवार में चुनवाने पर तुले हुए हैं। आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इदारों को मतनाज़े बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही हो। दुरानी साहब और इन जैसे सियासतदानों ने एक वेल विशर ग्रुप भी बनाया जिसने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो लगा एक डेडलॉक है उसको ख़त्म करने की कोशिशें की, लेकिन फिर बात कहीं रुक गई, बात बढ़ी आगे नहीं। लेकिन अब मोहम्मद अली दुरानी साहब इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से कोशिश है। उनकी कोशिशें तो ज़ाहिर है कभी ख़त्म हुई नहीं थी। कोशिश तो वो शुरू से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलजुल कर किसी इस मसले का हल निकालना चाहिए। दुरानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, जब ये कहा जाता है कि दुरानी साहब ने एक बार फिर से कोशिश शुरू कर दी है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि दुरानी साहब ने, आपने तो कभी कोशिश को ख़त्म किया ही नहीं था। हाँ, ये कोशिश लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आज भी आपकी ये कोशिश है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। लेकिन अब जो आप ये बात करें कि हुकूमत चल नहीं सकती है, 1 साल के अंदर अंदर नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये किन हालात की तरफ आपका इशारा है कि ऐसी क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक तजिया भी पेश किया और ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि ये तो एक तसलसल से होने वाला काम है जो मुसलसल जारी है। यकीनन जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, यानी ये जो हुकूमत है ये 8 फरवरी को ही मुतनाज़िया थी।
इलेक्शन के दिन ही मुतनाज़ा थी, इंतखाबी निशान छिनने के बाद मुतनाज़ा थी, जलसे ना किए जाने के बाद मुतनाज़ा थी, सियासी क़यादत को जेलों में डालने के बाद भी मुतनाज़ा थी। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात जो हैं वो थे ही मुतनाज़ा, लेकिन ऊपर से फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में उनकी बिल्कुल भद उड़ गई और उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई वो गैर आईनी भी थी, गैर कानूनी भी थी और नाकाबिले कबूल भी थी आवाम के लिए और मुल्क के लिए। और इवन दुनिया के जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हुकूमत को ऑन द फेस ऑफ इट बता दिया कि आप सियासी मफाहमत करेंगे तभी मुल्क की मईशत और मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहाल होगी। तो लिहाजा ये हुकूमत जो है ये एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ मुताज़ा ही नहीं, गैर आईनी ही नहीं, टोटली अवाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी नाकाबिले कबूल है। और आज इन्होंने सियासी कैदियों के जरिए इमरान खान को जेल में रख के और सियासी तौर पे डिस्टॉर्शन करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है आज ये हुकूमत। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें ये जो इनका ये कहना है कि एक पेज पर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज पहले ये बात कही थी कि हम एक पेज पर हैं, इससे पहले एक पेज का जो आज जो हमें ताउन है इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उससे पहले हमें याद है कि इमरान खान की हुकूमत में ये बात किया करते थे कि जितना ताउन इमरान खान को हासिल है अगर 30% भी हमें होता तो हम मुल्क को कहाँ का कहाँ ले गए होते। तो ये एक पेज की ये साइंस क्या, एक पेज यही हमने हमेशा माजी में देखा है कि एक पेज ही हमेशा गले पड़ता है सबके। देखें ये एक पेज का लफ्ज जो है ये कोई मुकम्मल कोई भी कहे ये सियासी नादानी और आइन से नावाकफियत का अलंबरदार है। हुकूमत, फौज और हुकूमती इदारे जो हैं वो एक पेज पे नहीं होते, एक होते हैं। इनको आपस में डिवाइड नहीं किया जा सकता कि एक पेज का ये है और एक पेज ये और ये एक पेज पे आगे नहीं। हाँ, अलबत्ता हुकूमती पार्टी और हुकूमती इदारे एक पेज पे नहीं हो सकते। ये नहीं आप कह सकते कि जी सियासी पार्टी जो हुकूमत में है वो तो एक पेज पे है फौज के साथ और जो ऑपोजिशन है वो एक पेज पे नहीं है। मतलब पार्टी तो एक पेज पे है, अवाम एक पेज पे नहीं है जो ऑपोजिशन के साथ है। नहीं, ये तमाम मुल्की इदारों की तौहीन और आइन की तौहीन है ये कहना कि जी हम और फौज एक पेज पे हैं। और इसका मतलब ये कि जी सियासी तौर पे हम नहीं, फौज का सियासत से कोई गरज नहीं है, सियासत में कोई दखल नहीं है। अब उन्होंने फॉर्मली इस चीज का ऐलान भी कर दिया और इस चीज को कह भी दिया और इस चीज को वाज़ेह भी कर दिया बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और सब में। लिहाजा एक पेज की बात करना वजीर आजम साहब की इंतहाई ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि फौज ने बारहा इस चीज को क्लैरिफाई भी किया, बारहा कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हम ये सवाल उठाने पर और पूछने पर ये मजबूर होते हैं कि फिर भी क्यों आज भी इमरान खान साहब को लगता है कि जो भी बात करनी है या उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है या उनका मामला किसी तरफ लग सकता है वो फौज से बात किए बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि जो इक़्तिदार पर बैठे हैं ताकत इख्तियार इनके पास तो है ही नहीं, बात करने का फ़ायदा ही उनसे है जिनके पास ताकत है, इख्तियार है। तो जब हमारे सियासतदान ही सियासी मामलात में ताकत किसी और को दे चुके हों या उनके ख्याल में ताकत का सरचश्मा ही वो हैं, तो फिर कोई दूसरा क्या कर सकता है। पिछले 54 साल से पाकिस्तान के सियासी दो खानदान जो हैं उनकी सारी साइंस यही रही है कि उन्होंने हमेशा अपने इक़्तिदार में आने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया और जब इक़्तिदार से निकाले गए हैं तो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए। आज भी हुकूमत जो है वो हुकूमत की आईनी जिम्मेदारियां रखने के बावजूद आज भी हुकूमत का तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास आईनी तौर पे हुकूमत के पास है। कम से कम लूट मार का हर अख्तियार तो इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी हम तो बेअख्तियार हैं, असल अख्तियार तो उनके पास है। तो ये एक रिटोरिक में जो ये बात आती। अब आपको मैं एक बात बताता हूं जो कि बिल्कुल रिसेंट हो रही है। इस वक्त हुकूमती वुज़रा जो है वो स्टेट सीक्रेट एक्ट की इस बुरी तरह से तौहीन कर रहे हैं जिसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती।
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को इन्होंने राजवाड़ा बनाया हुआ है। उससे मुतल्लिक जो डिस्कशंस होती हैं उनको ये टीवियों पे आके बयान करते हैं। क्या वजीर आजम के साथ वजीर आजम का जो आर्मी चीफ को अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको किसी स्पीकर का आके, किसी मिनिस्टर का आके, किसी दूसरे मिनिस्टर का आके उसके माजी के वाकयात को डिटेल्स में बयान करना, ये उनको इसका इस्तेहकाक है। किसी इदारे की इज्जत ये महफूज नहीं रहने देते। उस इदारे से मुतल्लिक अफराद ने अगर ये सब कुछ किया था तो आप लोगों ने क्यों नहीं अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई की? और अगर उसके और आप सिर्फ यही नहीं, नवंबर में जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है उसको मशकूक बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। नून लीग को लग रहा है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो सारा जो मामलात है वो उलट हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाएगा और फिर हमारी बारी, हम लोग तो अंदर जेलों में चले जाएंगे। मतलब कि नए आने वाले चीफ जस्टिस को भी मतनाज़े बनाने की कोशिश हो रही है। और आप इसमें एक और चीज जो बड़ी अहम है, 9 मई का वाकया। हाँ, 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के वाकये के मुजरिमों को, मुल्जिमों को सजा दिलवाना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस्तगासा हुकूमत ने नहीं पेश करना अदालतों में? क्या उनकी सजा तक ले जाने का अमल उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उसके ऊपर सियासत करते हैं कि जी एक पार्टी ने ये किया। भाई आप जब प्रूव कर लेंगे तो एक मुल्जिम निकलेगा, हर जगह के मुल्जिम निकलेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि इन ब्लॉक आप किसी को चार्ज कर दें और हर वजीर जो है वो अदालत भी बना हुआ है, जज भी बना हुआ है, इंसाफ भी बना हुआ है और उसके लिए वो अक्यूज कर रहे हैं। आपको लगता है ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, इन्हीं सारे वाकयात, ये और चीजें बड़ी खुलकर सामने आएंगी, इनसे जोड़ा जा रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं कि 9 मई के वाकयात में अगर उसकी कोई इंक्वायरी हो गई तो उसमें पीडीएम की पूरी हुकूमत पकड़ी जाएगी। ये मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ इन्होंने बहुत फिजा बनाई हुई है, लेकिन उसकी रियल इंक्वायरी कराएं, उसका असल मुजरिम आपको सारे के सारे पीडीएम की हुकूमत में बैठे हुए मिलेंगे। इसी तरह अब फैज हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक इदारा जाती कार्रवाई है और इदारे अपने आप की इस्लाह के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने अफराद की अकाउंटेबिलिटी करते भी हैं। अभी तो वो प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं हुआ, इन्होंने ढोल डाल के अपने वज़रा को निकाल दिया है कि इस मामले को किसी पॉलिटिकल एंटिटी के अगेंस्ट प्रूव करें। अगर मैं ये कहूं कि ये जो इन्होंने आर्मी चीफ्स और इनकी अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज को डिस्कस किया है आके टेलीविजनों के ऊपर, जिस तरह से आर्मी के इदारे को मुतनाज़ा बनाया है इन्होंने बच्चों की तरह टीवी चैनल, इस पे तो पैमरा को भी जो है नोटिस लेना चाहिए, इस पे तो चैनल्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो गैर जिम्मेदार गुजरा और गैर जिम्मेदार हुकूमती एहलकार जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स लेके किसी चीज का एहतराम नहीं इन्होंने छोड़ा आइन के अंदर और मुल्क के अंदर, हर चीज को खेल बना लेते हैं, खबर बना लेते हैं और दूसरों को। अब आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, लाहे अमल क्या है? आपने जो इशाइये में पीटीआई की क़यादत को बुलाया, महमूद खान अचकज़ई साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें शामिल थे। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है ये सारे मुख्तलिफ नज़रियात के मुख्तलिफ सोच की हामिल जमाते हैं, ऐसा कोई और एक नुक्ता, ऐसा कोई एक एजेंडा जिस पे तमाम ये लोग, ये मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोग यकसा हो, मुत्तफ़िक हो, कोई एक बात उस इशाइये में जो सब ने कही हो जिस पर सब मुत्तफ़िक हों? देखें, एक बात तो जिस पे के जो इशाइये से पहले भी जिस पे कंसेंसस था, जिसके बारे में तजावीज़ भी आई थी, बात भी हुई, एक तो ये थी कि जी अवाम की ये ख्वाहिश है कि हुकूमत से बाहर जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो अवाम के लिए और मुल्क के लिए इकट्ठी हो जाए। ये एक डिजायर थी जिसको हमने डिस्कस भी। देखिए ये जो प्रोग्राम था, ये जितनी क़यादत बैठी हुई थी असल में उनका इनिशिएटिव था, मैं तो एक उसका किरदार अदा कर रहा था। अब इसमें यह है कि पहला नुक्ता जो इस रेफरेंस से जो है बड़ा क्लियर है और डेफिनेट है, वो ये है कि अवाम ये चाहते हैं कि हुकूमत से बाहर जितनी अपोजिशन है कम अज कम वो आपस में, क्योंकि हुकूमत तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है,
हुकूमत तो सिर्फ एक्विजिशंस के लिए तैयार है और वो अपने सियासी दुश्मनों को बाय हुक और क्रुक जेलों में डाल के उनको अगर फांसी ना दिला सके तो उम्र कैद तो जरूर दिलवाना चाहते हैं। हुकूमत का तो यही ऑब्जेक्टिव है। इस लिहाज से एक तो अवाम की ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन की तमाम जो पार्टीज हैं वो आपस में इकट्ठी हों। दूसरी चीज जो वहां डिस्कशन में सामने आई वो ये हुआ कि ये अमल जारी रहना चाहिए, दोबारा भी आगे मिलना, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट थी। इसके और पिछले 25-30 सालों में ये पहली दफा हुआ है कि सियासी कायदीन ने अपनी सियासी फहम की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे होकर सोचने का, वरना तो बना बनाया एजेंडा मिल जाता था। ये तो आप लोगों की सोच है ना। आप समझते हैं कि इसमें इस तरह के फैसलों में और स्टेक होल्डर्स को और इदारों का शामिल होना ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट का शामिल होना ज़रूरी है। अगर वो समझते हैं कि मुल्क के हालात का तकाजा ये है कि वाकई नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो हुकूमत को भी इस बारे में सोचना है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बारे में सोचना है, आपकी अदलिया को भी सोचना है, आपकी फ़ौज को भी सोचना है। तो बात तो ये है ना कि सिर्फ आपके सोचने से या मौलाना साहब के सोचने से या PTI के सोचने से तो कुछ नहीं होगा, उन लोगों का सोचना तो इतना ही ज़रूरी है। देखें, इस वक्त अदालत को क्या सोचना है? अदालत को सिर्फ इतनी मेहरबानी करनी है कि इंसाफ करना है, कानून नहीं सुनाना, इंसाफ करना है। और हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो अदालत के इंसाफ के अमल के दौरान रुकावट बने और अदालत के तो आईनी तरमीम के जरिए जो है अदालतों में ऐसे फैसले इम्पोज करने की कोशिश की जाए जिसके नतीजे में अदालत से कन्फ्रंटेशन पैदा। और ये मैं बिल्कुल हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ और आपके सामने आपके तवज्जुह से कारीन को भी कहना चाहता हूँ कि वो ये मुल्क अगर इसमें हम अदालतें अपने आप को मुतनाज़िया बना देंगी या हुकूमत अदालतों को मुतनाज़िया बना देगी तो फिर हम अनारकी की तरफ जाएंगे। जहां इंसाफ ना हो वहां अनारकी होती है। एक दूसरी चीज ये है कि बाकी जितने इदारे हैं, हमारा फौज का इदारा है, हमारे मुल्क के इदारे हैं, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अवाम जिस वक्त मुत्तहिद हो जाएं तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े काम जो नहीं हो रहे होते माजी में वो हो सकते हैं। आज ये दो खानदान जो पिछले 54 साल से इस मुल्क की बर्बादी के, इस मुल्क की गुर्बत के और अवाम की ज़बो-हाली के जिम्मेदार हैं, उनके मुकाबले में अवाम इकट्ठे हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक अवाम आप वैसी अवाम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद के खिलाफ इकट्ठे हुए? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि तो उससे बड़ा अवाम ने मुजाहिरा 8 फरवरी को कर दिया है। इंतखाबी निशान की गैर मौजूदगी में पुलिस की सप्रेशन के अंदर हुकूमती लोगों की गाड़ियों में बैठ के जाके उन्होंने इनके सर पे डंडे मारे हैं और वोट दिया है उन्होंने उनको ढूंढ के जो उनके ख्याल में उनके उम्मीदवार थे। तो पाकिस्तान का बांग्लादेश तो 8 फरवरी को बन गया था। अब सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि इन अवाम को वोट को उस जगह तक पहुंचाया जाए कि हुकूमत साजी इसी वोट से हो। उसीलिए मैंने आपने ये भी कहा कि सब कहते हैं कि हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम में मुंह काला करना है। ये किसकी बात कर रहे थे आप? ये मैं आप तमाम कायदीन से मेरी बात हुई। असल में ये एक होती है ना कि अब पता नहीं कौन किधर चला जाएगा, हुकूमत किसी को इन्फ्लुएंस कर लेगी, कुछ कर लेगी। तो सबने एक बड़ी स्ट्रेट बात की। उन्होंने कहा इस हुकूमत की तरफ तो देखेंगे भी तो अवाम में मुंह काला हो जाएगा सबका। सही। जो कोई इस हुकूमत की तरफ किसी किस्म की मुआवनत या किसी किस्म की एयानत के लिए बढ़ेगा उसकी तो अवाम के अंदर से पत्ता ही कट जाएगा, क्योंकि ये तो इनकी अपनी पार्टियों में 90% लोग इनके साथ नहीं है। ये तो मतलब तहलील हो रही है पार्टियां। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब से मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, तब से अपोजिशन हो या इत्तेहादी, अब सिंधी हो या बलोची, सब नवाज शरीफ को सिर्फ पंजाब को नवाजने पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से आया कि हम तो नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ पंजाब के लिए बिजली सस्ती करके अपना सियासी कद कम किया है।
क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। देखिए, हमारी वजारत का मसला नहीं है कि आप पंजाब से बैठकर कोई अनाउंस कर दें और हम कुछ ना बोलें। ये 24 करोड़ लोगों का मसला है। एमक्यूएम ने अभी तक इस हुकूमत को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस वाली बात को एमक्यूएम एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप सिंध में कोई पैकेज ना हो, आप हमें कहें कि जी वो सिंध हुकूमत से बात कर लें। तो सिंध हुकूमत के तो पार्टनर नहीं हैं, हम तो पार्टनर आपके हैं, तो इनको ये करना पड़ेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, इनको ये करना पड़ेगा, एमक्यूएम ये करवाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फिर ट्विटर का महाज संभाला और मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे दे कर लिया है और इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा कि प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 सालों से इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि 2024 के इलेक्शन से 4 महीने पहले हम लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते, जिस पर हम आज तक कायम हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की बल्कि रियासत पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर तो रहम करें और हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक़ दें, क्योंकि रियासत तो माँ जैसी होती है। दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि मियाँ साहब अगर बेटी से कहकर पंजाब में बिजली सस्ती करवा सकते हैं तो क्या विफाक भाई शहबाज शरीफ उनके कहने में नहीं है क्या? नाजरीन, सिर्फ बिजली का ऐलान ही नहीं बल्कि जब से विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बनी हैं तब से ये बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब विफाक और पंजाब में फ़र्क कर रहे हैं। जैसे विफाकी हुकूमत सौतेली जबकि पंजाब हुकूमत सगी हो। नवाज शरीफ का फोकस विफाक नहीं बस पंजाब है। ये फ़र्क तब भी सामने आया जब वो बजट सेशन के दौरान कौमी असम्बली से गैर हाजिर रहे। ये फ़र्क तब भी सामने आया जब वो जून में होने वाले पार्लिमानी मीटिंग में जाने के बजाय मरी चले गए। ये फ़र्क तब भी सामने आया जब वो पंजाब हुकूमत की रस्मी और गैर रस्मी मीटिंग में हमें नज़र भी आए। ये फ़र्क तब भी सामने आया जब वो वतन वापस आकर सिंध गए, ना केपी के बस पंजाब में ही हमें नज़र आए। पहले मियाँ साहब खामोश थे तो उनकी खामोशी पर सवाल उठ रहे थे, अब मियाँ साहब बोले हैं तो उनके बयानिए पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ पंजाब को तरजीह देकर क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को दोबारा सहारा देना चाहती है? फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क को लेकर नून लीग पर जो तनकीद हो रही है और इनकी जो मकबूलियत गिर रही है, क्या ये उससे बचने की एक स्ट्रैटेजी है कि पंजाब तो कम से कम इनके हाथ से कहीं ना जाए? ये जो हिकमत अमली है, ये स्ट्रैटेजी है, ये नून लीग को फ़ायदा देगी या नुकसान देगी? इस पर मैं बात करूँगी। सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपका। क्या ये तनकीद आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि अगर तो सिर्फ मरियम बीबी बैठकर पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान करती तो वो एक डिफरेंट इमेज जाता, लेकिन साथ कायद को बिठाकर जिनकी ज़ाहिर है हुकूमत के वो कायद हैं, उनकी विफाक में हुकूमत है, तो ये तनकीद तो बनती है कि काम अगर आप पंजाब में करवा सकते हैं तो ये काम आप विफाक में भी करवा सकते थे। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है नून लीग पर? नहीं, सियासत है, सियासत में तनकीद तो होनी भी चाहिए और तनकीद जिस पर हो रही हो उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। लेकिन तनकीद अगर देखा जाए तो ये तनकीद महज तनकीद है, क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने IMF की जैकेट पहनी हुई है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट से बाहर निकल नहीं सकते। उसमें लिमिटेशंस हैं। अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तमाम मिल भी जाएँ तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने IMF के साथ तय कर ली हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे बाहर रिलीफ नहीं दे सकते। जो प्रोविंस है पंजाब ने 45 बिलियन का अपना कट लगाया है PSDP को, तो इसी तरीके से यही मामला है। अभी इस मामले में ये बिजली का मामला इतना सिंपल नहीं है। इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नेगोशिएशन चल रही हैं वाया ISI, जो IPPs हैं, वो IPPs के साथ नेगोशिएशन करके किसी तरीके से इसकी जो टैरिफ है इसको कम करने के हवाले से उनकी बात चल रही है। शायद अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो उसका जो फायदा है वो पूरे मुल्क को होगा। ये जिस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, IPP से मुआहदों को रिविजिट करने की जरूरत है
और फिर रिविजिट करने के मामले पर तो सियासतदानों के हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, मुल्क की सालमियत पर बात आ जाती है, इंटरनेशनल गारंटीज की बात आ जाती है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है बाय द वे। नहीं, मामला सादा नहीं है। इसी वजह से जो DGISI हैं और चीफ आर्मी स्टाफ इस मामले में ऑन बोर्ड हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से DGISI इस वक्त उनके साथ नेगोशिएशंस कर रही हैं। अब ISI भी इस सारे मामले में जब इन्वॉल्व हुई हुई है तो वो किसी इस बात की अहमियत है तो तभी इन्वॉल्व हुई हुई है, और प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले की जो है पूरी सुपरविजन इस सारे अमल की कर रही हैं। तो इसमें तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया है, एनर्जी मिनिस्ट्री भी है, IPPs भी हैं, आर्मी भी है, ISI भी है। तो एक तरीके से आप एक कैपेसिटी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। उस कैपेसिटी ट्रैप में हम क्यों फंसे हुए हैं, मैं आपको वजह बताता हूं जी। प्लान ये था, जब CPEC बना था, तो जब आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो चाइना से कुछ इंडस्ट्री ने मूव होना था, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाए थे, और उस वक्त मुल्क के अंदर बिजली मौजूद नहीं थी। उस टाइम चाइना के साथ जब बातचीत होगी तो ये 14,000 जो एक्स्ट्रा मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ। जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट अब पे कर रहे हैं, बेसिकली हाँ। ये सारी की सारी बिजली जो चाइना से मूव होनी थी, स्विच होनी थी इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, उनमें आनी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब प्राइम मिनिस्टर बनते गए तो उन्होंने कह दिया कि ये जो मुआहदे हैं, ये मुआहदों को तो हम ऑनर नहीं करेंगे, और ये मुआहदे गलत हुए हैं, हमने रिविजिट करना है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जो थे असद उमर साहब, उन्होंने इनसे बात तक नहीं की, और उसकी वजह से हुआ ये कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मूव होनी थी और जिसने ये बाय करनी थी, वो इंडस्ट्री लगी ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया जिन्होंने किया, वो आज इल्जाम तराशी आयद कर रहे हैं। तो असद उमर कितनी देर रहे थे बाय द वे फाइनेंस मिनिस्टर? सिर्फ असद उमर का कसूर है या सिर्फ PTI के 3 सालों का कसूर है? बानी चेयरमैन जी बानी चेयरमैन की हुकूमत कितनी देर रही है? 3 साल 4 साल जी 4 साल 4 साल। तो सिर्फ उनका ये मुआहदे उनके दौर में हुए थे? 4 साल जी। मुआहदा पहले हुआ था, उसकी एग्जीक्यूशन थी ना मैडम जी। जब एग्जीक्यूशन करने हैं, आपने इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, आपने उनके साथ बातचीत खत्म कर दी, आपके साथ चाइना जो है वो नाराज हो गया, जिसकी वजह से बाद में हमारे ही इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको तब्दील किया। इमरान खान साहब ने असद उमर को क्यों फिर चेंज करके उनकी जगह अब्दुल हफीज शेख साहब को लेकर आए? अगर असद उमर साहब का ये काम ठीक था तो फिर क्यों उनको हटाया उधर से? तो ये तो कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन हम तो बाद में चलें, ठीक है, एक गलती इमरान खान की हुकूमत ने कर दी, चाइना को नाराज कर दिया। बाद में 18 महीने 16 महीने PDM की हुकूमत रही, उन्होंने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की, चाइना से उन्होंने बात की। क्या बात की उन्होंने? जी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है। अब इसको जो हालात ख़राब हुए थे उनको रिपेयर करने के लिए पहले जनरल बाजवा भी गए जब चाइना का दौरा किया, और फिर जब कोविड के बाद किसी वाहिद आर्मी चीफ ने दौरा किया, ही वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ, जनरल आसिम मुनीर गए, जाकर उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। अब पाकिस्तान की और चाइना के ताल्लुकात दोबारा रिस्टोर हो चुके हैं और CPEC वापस अपनी पूरे मुकम्मल जो है वो स्पीड से काम कर रहा है, और इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद रखेंगे वो इंडस्ट्री अब दोबारा पाकिस्तान में आकर उन्हीं इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जहां पर बिजली जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जब इंडस्ट्री लगेगी तो हम उनको बिजली ये बेचेंगे। ये है खुशखबरी। नहीं तो ये जो 90s के मुआहदे हैं, ये करना किसकी गलती थी? क्या वो मुआहदे रिविजिट नहीं हो सकते? 94 का जो मुआहदा किया है, नहीं वो जो आपने की कि आपने डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है, ये तो पहली बात हमें ये करनी नहीं चाहिए थी। हर मुल्क अपनी करेंसी में डील करता है, लेकिन उस वक्त जो 94 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त उन्होंने अपने ये प्लांट्स लगाए थे, वो उस जमाने में भी कहा गया और आज भी कहा जाता है कि उसी ने मुल्क में IPPs का जो है वो ट्रेंड सेट किया है। लेकिन ये चीज़ कह देना कि जी उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कर दिया, तो अब अगले आने वालों को उसमें बेहतरी करनी चाहिए थी। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब माजत के साथ जितना अरसा पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, उन्होंने 1 मेगावाट क्या 1 किलोवाट बिजली भी प्रोड्यूस नहीं की उस वक्त। तो आपकी जब यूजेज बढ़ गया, आबादी में आपकी इजाफा हो चुका, आपने 10 साल के आगे प्रोजेक्शन करके मुल्क को लेकर चलना होता है,
उन्होंने 9 साल अपना इक़्तिदार तो जरूर एंजॉय किया, लेकिन 1 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस नहीं की। तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में जो इकदाम किया है नून लीग ने, इससे जो इनकी गिरती हुई एक मकबूलियत थी फॉर्म 45, 47 को लेकर जो इन पर तनकीद थी, इनके अपने लोग कहते थे हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, हमें तो ला के बिठा दिया गया, हमें तो मजबूरी में बिठाया गया, ऑप्शन और कोई नहीं था। ज़ाहिर है 8 फरवरी को फैसला अवाम का कुछ और था, अगले दिन फैसला करने वालों ने कर कुछ और दिया। तो क्या ये जो गिरती हुई मकबूलियत थी इस तरह के फैसलों से, क्या वो असलियत मिट तो नहीं जाएगी? सच तो सच ही रहेगा। शाजिया आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा जो है वो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। अगर किसी को इंतखाबात में या किसी इंडिविजुअल हलके के अंदर किसी को इशू है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो उनका फोरम है और वाहिद फोरम है जो डिटरमिन कर सकता है कि धांधली हुई, इंतखाबात में जो नताइज तब्दील हुए या नहीं हुए। मैं, आप या कोई सियासी जमात, हमारे पास ये ना आईने पाकिस्तान हमें ये इख्तियार देता है कि हम ये बात करें, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो कर सकते। फर्स्ट फोरम और यूनिक फोरम वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, कोई अदालत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी डायरेक्टली इस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती, ये आईने पाकिस्तान कह रहा है। अब देखें जी, मामला कि जो फॉर्म 45 था या 47 था, ये डिटरमिन होना है, लॉन्ड्री से गुजरना है इसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, जिसमें ऑलरेडी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और वहां पर मामले जो हैं वो डिसाइड होते रहेंगे। 8 फरवरी अब जहां तक आ गई मकबूलियत, तो पंजाब के अंदर तो मेरे ख्याल से वो 2/3 मेजॉरिटी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, 9 फरवरी की सुबह सब कुछ बदला हुआ नहीं था, मुख्तलिफ नहीं था सब कुछ? देखिए, मैं ये बिल्कुल दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि जहां पर इलेक्शन था ना मेरे बड़े भाई का, जो वो कंटेस्ट कर रहे थे, यहां पर वो जेन्युइन ऑर्गेनिक विन है उनकी। अब बाकी जितने हलकों में अगर मैं था नहीं तो मैं उन हलकों के बारे में क्या बता सकता हूं? जी बिल्कुल इतराजात हुए हैं, लोगों ने बताया है जी कि कई जगहों के ऊपर जो है इलेक्शंस के नताइज तब्दील हुए हैं, बट मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, ना मैं अथॉरिटी हूं कि मैं ये कह दूं कि जी इस हलके में इलेक्शन फलां जीत गया था और फलां जो है वो हार गया है। अब नवाज शरीफ साहब के नीचे मानसेरा के अंदर दोनों उनके विंग्स जीत रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं। क्या उनके जो नीचे एमपीए थे वो ज्यादा मकबूल थे नवाज शरीफ साहब से कि नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हार गए? तो यहां पर तैमूर झगड़ा साहब, जिनके बारे में बड़ी अच्छी रेपुटेशन वो होल्ड करते हैं, वो भी इलेक्शन जो है उन्होंने वो विन नहीं किया। तो यहाँ पंजाब में भी तो यही फर्क था, ऊपर नवाज शरीफ साहब जीत रहे हैं, मरियम नवाज साहब जीत रही है, और नीचे वालों के वोट देख लें, नीचे वालों को क्या हुआ। अगर एक हलके में ऊपर मकबूलियत है नून लीग की, तो नीचे वाले हलके में मकबूलियत क्यों नहीं है भाई? नून लीग की हलका तो वही है, आवाम तो वही है। एग्जैक्टली। तो अब नीचे जब मकबूलियत थी नवाज शरीफ साहब की, तो ऊपर मकबूलियत किस तरह खत्म होगी? तो ये सवाल मैं भी कर रहा हूं कि ऐसे सवालात उठ रहे हैं, ऐसे सवालात हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं क्या दूं कि मानसेरा वाली सीट नवाज शरीफ साहब जीते हैं, उनको हरवाया गया। ठीक है, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से नून लीग की सफों में इतनी खुशी क्यों है, इतनी सेटिस्फैक्शन क्यों है? डार साहब तो इसे एक मौजज़ा समझ रहे हैं। जी, जनरल फैज हमीद, जारी बात है 70 साल से एक रवायत थी, किसी फॉर्मर DGI को इस तरीके से जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का इनिशिएट उसके खिलाफ नहीं की गई। तो आप इस मामले की संगीनी देखें। अगर 70 साल पुरानी रवायत अगर पाकिस्तान आर्मी ने उसको नज़रअंदाज किया तो कितना बड़ा ये काम कर रहे थे जिसकी वजह से उसको नज़रअंदाज किया गया। ये खाली टॉप सिटी वाला मामला तो नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस सारे जो साजिश थी और जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क का हिस्सा थे, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो पाक फौज के अंदर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, उन तमाम के तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जीरो टॉलरेंस है, इस मामले में कोई मर्सी नहीं है, इस मामले में एहतसाब अपने घर से स्टार्ट हो रहा है। इस मामले में अपने 3 स्टार को उन्होंने जब अरेस्ट किया तो एक रवायत 70 साल की रवायत और एक अच्छा प्रेसिडेंट है, बिल्कुल एक अच्छी रवायत कायम हो रही है कि अपने इदारे की जिम्मेदारियों से निकलकर अब दूसरे इदारों में मदाखलत नहीं कर सकते, विच इज गुड। जी, तो ये ऐसी चीज है, इसमें कुल 78 लोग हैं, ठीक है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसमें जो लोग एक साहब थे, यानी उन्होंने अपना टीवी पर खबर चलती हुई अपनी वीडियो भी बनाई और वो शेयर भी की, वो मेहमान रह चुके हैं, वो जाकर अपने सवालों के जवाब देकर वापस आए हैं। अच्छा, वो सवालों के जवाब देकर आकर वीडियो रिकॉर्ड की उन्होंने टीवी के आगे खड़े होके। जी, आप लोगों को खबर जो है ना वो काफी लेट मिली ना, मसला ये है। अब टेलीविजन चैनल जिस दिन खबर चलाए तो उस दिन बंदा गिरफ्तार तो नहीं होता ना, उस दिन हिरासत में नहीं जाता।
जिस दिन वो हिरासत में गया था, जिस दिन उनकी तहवील में गया था, जब मुलाकात की थी, जब उनसे सवाल तो उस दिन की बात है। अब आपको मीडिया का 2 दिन बाद खबर चलाना शुरू कर दे, उसमें ना मेरा कसूर है मैडम, जो है उन साहब का कसूर है। उनको भी राइटली प्ले किया, ठीक है, उनका राइट था, उन्होंने प्ले कर दिया, उन्होंने तासीर देने की कोशिश की कि जिस सोसाइटी में उठते बैठती हैं, तो उन्होंने मीडिया पर ब्लेम लगा दीजिए, मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। तो जनाब आप भी पूरा सच बोले ना, आप मेहमान होकर हैं, आप उनके मेहमान थे, आप मेल मुलाकात करके आए हैं, सवालों के जवाब देकर आए हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार हसन मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिस्म पर पानी के छाले, तेज़ बुखार और सुर्ख आंखों के साथ शदीद सर्दी का लगना आजकल एक बीमारी से ज़्यादा खौफ की अलामत बना हुआ है। जी हाँ, ये मुल्क में मंकी पॉक्स के नए वायरस की निशानियाँ हैं। ख़तरनाक बात यह है कि ये वायरस 1 मीटर के फासले से दूसरे इंसान में चला जाता है। यानी इस वायरस ने एक बार फिर से कोविड की याद ताज़ा कर दी है, जब पूरी दुनिया में इंसान बंद होकर रह गए थे और वायरस दंदनाता फिर रहा था। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 11 मरीज़ रिपोर्ट होने की खबरों ने इसके फैलने का खौफ फैला दिया है। अगर ये बताया ये जा रहा है कि मंकी पॉक्स के तमाम जो मरीज़ हैं ये बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन मुल्क में इन मरीज़ों की मौजूदगी से इस बीमारी के फैलने के चांसेस बढ़ गए हैं। आलमी दायरे से WHO ने मंकी पॉक्स के फैलाव को देखते हुए दुनिया भर में सेहत आमा की हंगामी सूरत हाल करार देकर हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के लिए इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। मुल्क के तमाम अस्पतालों को इस बीमारी के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करने की डायरेक्शंस दे दी गई हैं। नाज़रीन, जो मंकी पॉक्स है ये बीमारी मुतासरा जानवरों से भी इंसानों को लग सकती है। इस वायरस का जो फैलाव है ये कांगो और अफ्रीका से शुरू हुआ था। जनवरी 2023 में इस नए किस्म के वायरस की वजह से कांगो में 27,000 केसेस रिपोर्ट हुए और 1100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस साल भी अब तक अफ्रीकी ममालिक में मंकी पॉक्स के 17,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 517 अमवात के तला हैं। ये वायरस जो है ये फटी हुई जिल्द, सांस की नाली, आँखों, नाक या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। हमें इस हवाले से करना क्या है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर डॉक्टर्स बड़ी डायरेक्शन देते थे, आपने कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आपने केयर करना है, कैसे एक दूसरे से दूर रहना है, बार बार हाथों को धोना है, बहुत सी डायरेक्शंस हमें मिलती रही हैं। जो मंकी पॉक्स है इस हवाले से किस तरह की जो एहतियात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जब कोविड-19 था तकरीबन हर हफ्ते ही आपसे प्रोग्राम्स में हम आपकी जो डायरेक्शंस थी, आप जो हमें बताते थे, आपके ज़रिए आवाम तक हम बताते थे कि कैसे हमें इस वायरस से बचना है। अब जो मंकी पॉक्स है जो खौफ की अलामत ज़्यादा बन गया है, जब कोविड-19 था ये भी आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये भी बाहर से ही आया था और कह रहे थे बाहर से जो मुसाफिर आ रहे हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में पहला और कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ था। इस वायरस के बारे में बताइएगा और एहतियाती तदाबीर क्या हैं इसकी। बहुत शुक्रिया शादिया। एक तो मैं ये सबसे पहले कहूँगा कि ऑब्वियसली एक अल्लाह ताला की तरफ से वबाएँ आती रहती हैं और ये भी एक वबा है और आइंदा भी ये कोई आखिरी नहीं होगी, ना पहली है। और मैं समझता हूँ अगर कोई खुदा न खास्ता 2 करोड़ लोगों ने मरना है चंद माह में, तो वो किसी वायरस या जर्म से या बैक्टीरिया फंगस से मरेंगे, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं मरेंगे। तो इसलिए ज़ाहिर है मुल्कों को, पॉलिटिशियंस को अपनी तरजीहात बदलनी है। अगर उन्होंने अपने लोगों को ही जानें बचानी है तो ज़ाहिर है हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दैन एनी अदर थिंग। हमने कोविड-19 से कोई सबक नहीं सीखा। आज भी हम उतने ही अनप्रिपेयर्ड हैं पाकिस्तान में जितने उस वक्त थे। सही। तो इसलिए एक डरने की इसमें कोविड-19 वाली अलार्म नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि कोविड-19 सांस से फैलती थी, सांस का इन्फेक्शन था। ये आपने जैसे अपने इंटरव्यू में माशाल्लाह हमसे भी आगे बेहतर बता चुकी हैं आप कि ये किसी की
प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस से फैलती है, और ये बेसिकली जब ये दाखिल होती है जिस्म में वायरस, तो उसके बाद इसके को तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो 2 हफ्ते आपको कोई मालूम नहीं होता कि ये वायरस आप कैरी कर रहे हैं और आप फैला रहे हैं। तो उसके बाद ये नज़ला, पहली अलामत देखें ना, बुखार तो एक नॉर्मल सी है, आपको पता है अब जैसे वेदर बदल रहा है, बुखार भी होना एक नॉर्मल सी बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो जो दाने लाल लाल कहते हैं, दाने पानी वाले निकलना शुरू हो जाएं, तो उससे समझ जाना चाहिए कि आपको मंकी पॉक्स हो रहा है? बिल्कुल सही है, लेकिन दाने बाद में निकलते हैं। सबसे पहले ये नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती है, जैसे आम नज़ला ज़ुकाम है, जिस्म का टूटना, बुखार, सर दर्द, कह होना, और उसके कोई तीसरे चौथे 5वें दिन छोटे छोटे रिश्ते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने जिस्म पूरे पे निकलते हैं और पेनफुल भी होते हैं और ख़ारिश भी उन पे होती है। और जैसे ही वो निकलते हैं तो उसके बाद ये हीलिंग शुरू हो जाती है। इसकी शरह अमवात बहुत कम है, तकरीबन 5% के करीब है, और ज़्यादातर जो लोग इससे मरते हैं वो या तो बहुत बूढ़े या बहुत ही छोटे बच्चे उम्र के, और वो लोग जिनको शुगर आती है, ब्लड प्रेशर, अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। पाकिस्तान में हमें पता है हर तीसरे फर्द को ब्लड शुगर बढ़ी हुई है उसकी, और हर दूसरे फर्द की ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी इशू होता है, और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो मेरे ख्याल में यही बीमारियाँ कमज़ोर करती हैं ना, या किसी की पेवनकारी हुई हो जिगर की, गुर्दे की, या कोई रीनल फेलियर में मुब्तला हो, या कोई स्टीरॉइड ले रहा हो किसी भी वजह से, दिमाग की वजह से किसी भी, तो उनको ये ज़्यादा वल्नरेबल है, वो जिसको हम हाईली वल्नरेबल ग्रुप कहते हैं। और ये ज़्यादातर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जानवरों से, मंकीज से स्विच हुई थी इंसानों को, अफ्रीका में तभी मंकी पॉक्स कहते हैं, और ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर था तो उस वक्त हमने इसकी बहुत ट्रेनिंग्स भी कराई थी। और इसकी मेनली ये है जो प्रिवेंशन है कि आप अगर किसी देखते हैं कि जानवर को, या ख़ासकर हमारे जो कसाई भाई हैं, कि वो कोशिश करें कि ग्लव्स पहन के उनको ज़िबा करें, उनको ग्लव्स पहन के हाथ लगाएं, उनके असिस्टेंट्स ने ग्लव्स पहने हों, मास्क पहना हो, क्योंकि अभी भी एनिमल से ही स्विच होती है, और ज़्यादातर ये ईरान से जो एनिमल्स आते हैं उनसे ये स्विच होती है। और जो एनिमल्स में भी यही अलामात हैं, जैसे आप कह रहे हैं जानवर ज़िबा करना, देख के करें, एनिमल्स में भी सेम? एनिमल में वो खाना पीना छोड़ देते हैं और बिल्कुल लिस्टलेस हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो कसाई उस वक्त कोशिश करते हैं कि उनको ज़िबा करके बजाय इसके और बीमार। तो डॉक्टर साहब, अगर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जानवर बीमार है, जो आप निशानियां बता रहे हैं, लेकिन उसको दाने नहीं निकले हुए, तो कोई नहीं समझेगा ज़ाहिर है कि ये मंकी पॉक्स है, तो ऐसा जानवर ज़िबा करके अगर खा लिया जाए तो उससे भी ज़ाहिर है इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा? खाने से नहीं होती, खा लें आप वो आपका, लेकिन वो जो आप हैंडलिंग करेंगे, जो आप उसके सलाइवा को, उसके ब्लड को, उसकी अंदर जब खाल उतारेंगे तो उनमें वायरस मौजूद होती है, और वो कसाई को लगेगी, वो अपने घर जाएगा, घर वालों को लगाएगा, फिर इसी तरह फैलती है। अभी तक जितने केसेस हुए हैं, खासकर मोहम्मद मुस्लिम जो पहला केस था जो पेशावर में हुआ, वो सऊदी अरेबिया से आया, रियाद से, यंग आदमी है, और उसमें कोई अलामात ज़रूर हैं, कंफर्म्ड भी हो गया है। और ये जो वायरस हमारे आई है वो कॉन्गो से आई है, क्योंकि क्लॉड 1 इसकी 2 किस्म की वायरसेस हैं। क्लॉड 1 ज़रा ज़्यादा डेंजरस है, वही आई है कि उससे बेसिकली अगर ये हम कोई मरीज़ देखते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, या घर में कोई माँ बच्चे को देखती हैं छोटे छोटे दाने हैं, तो उसको क्रीम लगाने के बहाने या वैसे टच करना शुरू कर देती हैं। हाँ। इस दौर में जो अभी जिस पे हम गुजर रहे हैं आजमाइश में, इसमें कोशिश करें कि कोई भी जख्म को, कोई भी फिंसी फोड़े को, किसी को भी हो, आपके बच्चे को हो, आपके मरीज को हो, दंदान साज देख रहे हैं, वो हाथ, जैसे कोविड में तो होता था ना कि आप किसी से ना मिलें और अलग अलग रहें, वो तो एक और कंडीशन थी, इसमें भी यही है? नहीं, इसमें मास्क वगैरह का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि सांस से नहीं फैलता। इसका रोल है टच नहीं करें इन सिक्रीशंस को, या इस तरह के जिस्म पे अगर फिंसी फोड़े हैं उनको टच नहीं करें और आइसोलेट कर दें, अपने घर में ही कर दें। ये मोहम्मद मुस्लिम भी घर में ही इलाज हो रहा है पेशावर के। इसका इलाज क्या है स्पेशल?
इलाज कुछ भी नहीं है, इसका बेसिकली आइसोलेशन है और सपोर्ट है कि न्यूट्रिशन वगैरह की सही रखें, तो आपको 95% चांस है कि आप इससे फुली रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, मेरे साथ थे, शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन, वो इंडिया के शहर कलकत्ता में 31 साला एक डॉक्टर थी, जी हाँ, जान बचाने वाली मसीहा, लेकिन औरत थी और इसी वजह से अपनी जान नहीं बचा सकी, बल्कि ऐसे कहिए कि औरत थी और शायद इसी वजह से उसकी जान चली गई। कुछ तफ्तीशकार तो ये कह रहे हैं कि रेप पहले हुआ फिर कत्ल हुई, कुछ तो बताते हैं कि जान पहले गई, रेप बाद में हुआ, लाश के साथ हुआ, यानी जान नहीं जिस्म तो था, क्योंकि वो एक औरत थी। मैं इसी भारत के कैपिटल दिल्ली 2012 में चलती बस में जो रेप हुआ, कत्ल हुआ, हमें वही झलक इस केस में भी नज़र आ रही है। सख्त कवानीन उस वक्त भी बने, सज़ाएं भी हुई, लटकाया भी गया उन लड़कों को, लेकिन आज भी कम से कम 86 औरतें भारत में रोज़ाना रेप हो रही हैं। ये किसी एक मुल्क पर, किसी पर तनकीद करने की बात नहीं है, ये एक औरत का मसला है, पूरी दुनिया की औरत का मसला है। भारत जिसे देवी की ज़मीन कहा जाता है, वहाँ हर मिनट के बाद एक लड़की के साथ, औरत के साथ रेप होता है, क्योंकि वो औरत है। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के इस रेप केस की तकलीफ़ को भारत ही नहीं, दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। सख्त कवानीन हैं, सज़ाएं हैं, फिर भी औरत के इर्द गिर्द इंसानों के रूप में कुछ दरिंदे छुपे बैठे हैं, जिनमें जुर्म सिर्फ औरत होना है। यकीन करें, औरत होना कोई जुर्म नहीं है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां औरत के साथ गैर महफूज होने का डर नहीं? मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।